चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताजा और महत्वपूर्ण खबर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। उत्तर प्रदेश को वैश्विक फार्मा निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में ललितपुर और नोएडा में फार्मा पार्क विस्तार को स्वीकृति दी गई है। हाल ही में आयोजित फार्मा कॉन्क्लेव से प्राप्त सुझावों के आधार पर रेड और ऑरेंज श्रेणी की बल्क ड्रग निर्माण इकाइयों को इन जिलों में उपलब्ध औद्योगिक भूमि पर स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। इस निर्णय से दवा निर्माण क्षेत्र में निवेश आकर्षित होने, उत्पादन क्षमता बढ़ने और स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की संभावनाएं जताई जा रही हैं। साथ ही पर्यावरण मानकों, आधारभूत ढांचे और लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए फार्मा पार्कों को विकसित करने की योजना बनाई गई है ताकि उद्योग को दीर्घकालिक, प्रतिस्पर्धी और नियामकीय रूप से अनुकूल वातावरण मिल सके। वृद्धावस्था पेंशन घोटाले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए पूर्व समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। जांच में यह तथ्य सामने आया कि 2390 बुजुर्ग लाभार्थियों की पेंशन राशि को सुनियोजित तरीके से फर्जी बैंक खातों में स्थानांतरित कर करोड़ों रुपए का गबन किया गया। विस्तृत वित्तीय पड़ताल, बैंक लेनदेन के विश्लेषण और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर जिलाधिकारी के आदेश से लगभग 4.49 करोड़ रुपए मूल्य की चल और अचल संपत्तियां कुर्क की गईं। इस कार्रवाई में आवास, भू संपत्ति और अन्य निवेश शामिल बताए जा रहे हैं। प्रशासन का मानना है कि यह कदम न केवल दोषियों पर कानूनी शिकंजा कसने का उदाहरण है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में कड़ा संदेश भी है, ताकि भविष्य में लाभार्थियों के अधिकारों के साथ किसी प्रकार की अनियमितता न हो सके। प्रदेश सरकार 11 फरवरी को लगभग 9 लाख करोड़ रुपए के परिमाण वाला वार्षिक बजट प्रस्तुत करने की तैयारी में है, जिसे विकासोन्मुख और जन सुविधा केंद्रित बताया जा रहा है। प्रस्तावित बजट में सड़क, पुल, शहरी बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि क्षेत्र और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर विशेष प्राथमिकता दिए जाने के संकेत हैं। अनुमान है कि पूंजीगत व्यय का बड़ा हिस्सा आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने, कनेक्टिविटी बढ़ाने और नागरिक सुविधाओं के विस्तार पर केंद्रित होगा। इसके साथ ही रोजगार सृजन, कौशल विकास और ग्रामीण शहरी संतुलित विकास को गति देने के लिए भी प्रावधान किए जा सकते हैं। यह बजट राज्य की आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने और दीर्घकालिक विकास परियोजनाओं को संसाधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पूर्वांचल के 8 जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसे उप मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आयोजकों के अनुसार यह पहल केवल उपचार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सीमावर्ती और दुर्गम गांवों में स्वास्थ्य जागरूकता, प्रारंभिक जांच, रोग परामर्श और निःशुल्क दवाओं की उपलब्धता पर भी विशेष फोकस करेगी। युवा चिकित्सकों और पैरामेडिकल टीमों को मोबाइल इकाइयों के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों में भेजा जाएगा जहां नियमित स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से नहीं पहुंच पाती। इस यात्रा के दौरान लोगों को स्वच्छता, पोषण, टीकाकरण और सामान्य रोगों से बचाव संबंधी जानकारी भी दी जाएगी, जिससे ग्रामीण समुदाय में दीर्घकालिक स्वास्थ्य सुधार की नींव रखी जा सके। बरेली में प्रदेश का पहला अत्याधुनिक मीडिया टावर विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है, जो शहर की पहचान को नया आयाम देने वाला माना जा रहा है। बरेली विकास प्राधिकरण रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 7 में लगभग 4.5 करोड़ रुपए की लागत से 11 मीटर ऊंचा यह टावर निर्मित करेगा। अधिकारियों का कहना है कि यह संरचना आधुनिक सूचना प्रसारण के साथ साथ शहरी सौंदर्य और पर्यटन आकर्षण का केंद्र भी बनेगी। टावर का डिजाइन इस प्रकार तैयार किया जा रहा है कि यह तकनीकी उपयोगिता के साथ एक प्रतीकात्मक शहरी लैंडमार्क के रूप में उभरे। इसके आसपास हरित क्षेत्र, प्रकाश व्यवस्था और बैठने की सुविधा विकसित कर इसे नागरिकों और पर्यटकों के लिए आकर्षक स्थल बनाने की योजना है। कानपुर मेट्रो परियोजना ने अपने विस्तार चरण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की है, जहां यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कानपुर सेंट्रल से नौबस्ता सेक्शन के बीच ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा किया। अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों की निगरानी में अपलाइन ट्रैक पर नियंत्रित गति से मेट्रो ट्रेन चलाई गई, ताकि सिग्नलिंग सिस्टम, ट्रैक अलाइनमेंट, ब्रेकिंग रिस्पॉन्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क और सेफ्टी प्रोटोकॉल की बारीकी से जांच की जा सके। अभी तक मेट्रो सेवा आईआईटी से कानपुर सेंट्रल तक सीमित थी, लेकिन इस नए सेक्शन के जुड़ने से शहर के घनी आबादी वाले इलाकों को तेज, समयबद्ध और भरोसेमंद सार्वजनिक परिवहन का लाभ मिलेगा। उम्मीद है कि परिचालन शुरू होने के बाद सड़क यातायात का दबाव घटेगा, यात्रा समय कम होगा और दैनिक यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। वाराणसी में क्राइम ब्रांच की कार्यप्रणाली को आधुनिक और परिणाम केंद्रित बनाने के लिए पुलिस आयुक्त ने नई रूपरेखा लागू करने के निर्देश दिए हैं। अब क्राइम ब्रांच केवल अभिलेख प्रबंधन तक सीमित न रहकर सीबीआई की तर्ज पर तकनीक आधारित, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण विवेचना का प्रमुख केंद्र बनेगी।
विशेषज्ञ जांच अधिकारियों को विशिष्ट मामलों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और डिजिटल साक्ष्य, डाटा विश्लेषण तथा फॉरेंसिक सहयोग को जांच प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा बनाया जाएगा। समीक्षा बैठक के दौरान 3 वर्षों से लापता 6 बालिकाओं की सफल बरामदगी करने वाली टीम की सराहना की गई, जिससे यह संकेत मिला कि नई कार्यशैली व्यावहारिक रूप से प्रभावी साबित हो रही है और संवेदनशील मामलों में तेजी से परिणाम दे रही है। कानपुर के समग्र और नियोजित विकास को गति देने के लिए मास्टर प्लान 2031 पर प्रशासनिक स्तर पर तेजी दिखाई दे रही है। विस्तृत प्रस्तुतिकरण देखने के बाद मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव आवास को प्रस्तावित फाइल को शीघ्र आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, ताकि औपचारिक स्वीकृति की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी हो सके। प्रस्ताव के मुताबिक कानपुर नगर, उन्नाव और कानपुर देहात के कुल 386 गांवों को केडीए के दायरे में शामिल किया जाएगा। इससे अनियोजित विस्तार पर रोक लगेगी और सड़क, जलापूर्ति, सीवरेज, हरित क्षेत्र, आवासीय जोनिंग तथा सार्वजनिक सुविधाओं का विकास एक समेकित योजना के तहत किया जा सकेगा। विशेष रूप से एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, नई रिंग रोड, ट्रांजिट कॉरिडोर और औद्योगिक व आवासीय क्लस्टर जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भूमि और नियामकीय स्पष्टता मिलने की उम्मीद है, जो शहर को दीर्घकालिक शहरी ढांचे की दिशा में आगे बढ़ाएंगे। दिव्यांगजनों को मुख्यधारा के रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से 13 फरवरी तक विशेष नियोजन अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से जिलों की औद्योगिक इकाइयों, सेवा क्षेत्र संस्थानों और प्रशिक्षण केंद्रों में उपलब्ध रिक्त पदों का मानचित्रण कर योग्य दिव्यांग अभ्यर्थियों का मिलान किया जा रहा है। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के अनुसार आईटीआई, कौशल विकास और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि उनकी दक्षता के अनुरूप कार्यस्थल उपलब्ध हो सके। इस पहल के तहत परामर्श, काउंसलिंग और जॉब मैचिंग की प्रक्रिया भी समानांतर चलेगी, जिससे नियुक्ति के बाद कार्यस्थल पर अनुकूलन आसान हो और दीर्घकालिक रोजगार सुनिश्चित हो सके। फरवरी महीने के निःशुल्क राशन वितरण की विस्तृत रूपरेखा तय कर दी गई है, जिसके तहत चयनित जिलों में 8 फरवरी से 26 फरवरी 2026 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि अंत्योदय कार्ड धारकों को निर्धारित कोटे के अनुसार 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल प्रदान किया जाएगा। जिला आपूर्ति अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने सभी उचित दर विक्रेताओं को समयबद्ध, पारदर्शी और व्यवस्थित वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि लाभार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। ई-पॉस मशीनों के माध्यम से सत्यापन, स्टॉक की नियमित निगरानी और वितरण केंद्रों पर भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था पर भी विशेष जोर दिया गया है, जिससे पात्र लोगों तक उनका हक समय पर और सुचारू रूप से पहुंच सके। किसानों को त्वरित, सरल और कम कागजी प्रक्रिया के साथ आरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहल आगे बढ़ाई जा रही है। लखनऊ में आयोजित राज्य आरण संगोष्ठी के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड व्यवस्था को तकनीकी रूप से उन्नत कर ऐसा तंत्र विकसित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से पात्र किसानों को महज 5 मिनट के भीतर आरण स्वीकृति मिल सके। बैंकों से अपील की गई है कि वे आरण शर्तों को और सरल बनाएं, ब्याज प्रक्रिया को पारदर्शी रखें और फील्ड स्तर पर अनावश्यक औपचारिकताओं को कम करें। अधिकारियों ने यह भी साझा किया कि प्रदेश में कृषि आरण का कुल आकार उल्लेखनीय स्तर तक पहुंच चुका है, जो खेती किसानी के प्रति बढ़ते संस्थागत सहयोग और वित्तीय समावेशन को दर्शाता है। इस पहल से छोटे और सीमांत किसानों को विशेष राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें अक्सर समय पर पूंजी उपलब्ध न होने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। चीनी उद्योग के सुदृढ़ीकरण की दिशा में द गंगा सहकारी चीनी मिल, मोरना के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए 261.91 करोड़ रुपए की स्वीकृति एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस निवेश से मिल की उत्पादन क्षमता, ऊर्जा दक्षता और प्रसंस्करण तकनीक को आधुनिक बनाया जाएगा, जिससे गन्ने की समयबद्ध पेराई और किसानों के भुगतान चक्र में सुधार की उम्मीद है। भारतीय किसान यूनियन ने इस निर्णय पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा है कि इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को स्थिर बाजार, बेहतर दर और उद्योग को दीर्घकालिक मजबूती मिलेगी। आधुनिक उपकरणों और प्रक्रियाओं के जुड़ने से सहकारी ढांचे में संचालित इस मिल की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भी बढ़ेगी, जिसका सकारात्मक प्रभाव स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार पर पड़ेगा। किसानों के दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा पर केंद्रित सोच को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी में बीज, एनपीएस और फसल पेंशन विषय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य किसानों को नेशनल पेंशन सिस्टम जैसी योजनाओं की जानकारी सरल और व्यवहारिक तरीके से देना है, ताकि वे खेती के साथ साथ अपने भविष्य की वित्तीय स्थिरता की भी योजना बना सकें। कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञ, वित्तीय सलाहकार और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े अधिकारी किसानों को निवेश विकल्पों, पेंशन योजनाओं और जोखिम प्रबंधन के तरीकों से अवगत कराएंगे।
इससे किसानों को यह समझने में मदद मिलेगी कि नियमित छोटी बचत और योजनाबद्ध निवेश के माध्यम से बुढ़ापे में स्थिर आय सुनिश्चित की जा सकती है। लखनऊ में संपत्ति कर बकाया को लेकर नगर निगम ने कड़ा रुख अपनाते हुए सीतापुर रोड स्थित नवीन गल्ला मंडी समिति का बैंक खाता सीज कर दिया है। करोड़ों रुपये के बकाया कर की वसूली के लिए की गई इस कार्रवाई को प्रशासनिक सख्ती का संकेत माना जा रहा है। दूसरी ओर आम नागरिकों और आवंटियों को राहत देने के उद्देश्य से एलडीए और आवास विकास परिषद एक मुश्त समाधान योजना लाने की तैयारी में है। इस प्रस्तावित योजना के तहत बकाया पर ब्याज में छूट देकर हजारों आवंटियों को अपनी देनदारी चुकाने और संपत्ति की रजिस्ट्री कराने का अवसर मिलेगा। अधिकारियों का मानना है कि इससे राजस्व संग्रह बढ़ेगा और लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी। महाशिवरात्रि 2026 के पावन अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्था की घोषणा की है। 15 फरवरी से 16 फरवरी की रात्रि तक मंदिर के कपाट लगातार 45 घंटे खुले रहेंगे, जिससे दूर दराज से आने वाले भक्त बिना अवरोध दर्शन कर सकें। भीड़ प्रबंधन और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए इस अवधि में वीवीआईपी दर्शन व्यवस्था को अस्थायी रूप से स्थगित रखा जाएगा, ताकि सभी श्रद्धालुओं को समान अवसर प्राप्त हो। सुरक्षा, कतार प्रबंधन, चिकित्सा सहायता और पेयजल जैसी आवश्यक सुविधाओं की भी विशेष तैयारी की जा रही है, जिससे आस्था के इस पर्व पर व्यवस्था सुचारू और श्रद्धालु अनुभव संतोषजनक रहे।